10,000 साल पहले ग्रेट लाफा वर्ल्ड में एक इविल डीमन किंग का जन्म हुआ। वो ग्रेट बिंग्स पागलों की तरह लड़ते थे। हजारों साल की नफरत एक ही दिन में खत्म हो गई, जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई की वजह से जो आधा लाफा वर्ल्ड है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। एक अनडाइन डिटर्मिनेशन के साथ जो वेंजियान सेक्ट है उसके लीडर डार्क एबेसिस में एंटर हुए, लेकिन उसके बाद उन्हें कभी भी नहीं देखा गया। वेंजियान सेक्ट के जितने भी लोग थे उनकी ताकत की परवाह किए बिना उन्होंने मरने तक डार्क एबेसिस में लड़ाई की। और क्योंकि ये मेरा रीइंकार्नेशन था जिसके वजह से मेरी जो मेरिडियंस थी वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए वो मुझे यांग स्टेज तक पहुंचने से रोक रही थी। कोई पर्सन जो कि 10 सालों से कांगजियांगजी में फंसा हो क्या कर सकता है। मैंने 30 सालों का इंतजार किया और इस मोर्टल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए युआन हुंग को मेरे साथ लेकर चला गया, यानी कि मैंने उसे मार डाला। फिर हमें 10 सालों बाद कांगजियांगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर में मरा क्यों नहीं, क्या यही कांगजियांगजी है। फिर वो अपने गालों को खींचते हुए कहता है कि क्या यह सपना नहीं है, क्या सच में मेरी इनकारनेट हुआ हूँ। ये 10 सालों बाद का लाओफाओ कॉन्टिनेंट है और मैं 10 सालों बाद एक टीनेजर के बॉडी में रीइंकारनेट हुआ हूँ जिसका कि नाम लिन फेई है। इसके अलावा वेंजियान सेट के जो 12 पिक्स है उनमें से एक एनलाइटेंड जेड पिक आता है जिसका कि ये डिसाइपल है। लेकिन ये सब क्या है, पूरा वेंजियान सेट डार्क एबेसिस में मारा गया था। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि आखिर वेंजियान सेट को किसने रिबिल्ड किया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई आते हुए उसे कहता है कि लिन फेई, मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम कांगजियांगजी की जो गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक है उसे सीक्रेटली सीखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैंने पिछली बार तुम्हें गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच के साथ हराया था। तो मुझे पता था कि तुम मार्शल आर्ट स्टोरेज में आकर उस टेक्निक को सीक्रेटली कल्टीवेट करोगे। क्या तुम्हें मुझे हराने का रास्ता मिल गया। यह सुनने के बाद लिन फेई सॉन्ग से कहते हैं कि ब्रदर सॉन्ग, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही में हमें हमारे लिन फेई के हाथों में उसी टेक्निक को दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद लिन फेई पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में कहता है कि 10,000 सालों पहले ये टेक्निक सिर्फ एक बेसिक आर्ट थी, लेकिन अब इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 8 टेक्निक में से एक बन चुकी है। अगर तुमने इस टेक्निक को वेंजियान सेट के चीफ के अथॉरिटी के बिना सीखा तो तुम्हें कम से कम 10 साल का सस्पेंशन या फिर तुम्हें इस सेक्ट से बाहर भी निकाला जा सकता है। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हो, और जो कि क्लैन मिशन के दौरान तुमने मुझे काफी ज्यादा ऑफेंड किया था, लेकिन मेरे पास अब एक मौका है जिसे कि मैं तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके इस चीज का काफी ज्यादा मजा उठाऊंगा और बाद में मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। ये काफी अच्छा प्लान है। लेकिन तभी हमारा लिन फेई उसे कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं सीक्रेटली गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को सीख रहा हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्ग हमारे लिन फेई से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद लिन फेई सॉन्ग से कहता है कि ब्रदर सॉन्ग, तुम हेवंस लॉ पिक डिवीजन के एक डिसाइपल हो, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। क्या तुमने खुद के अपने दोनों आंखों से ये देखा है कि मैं सीक्रेटली इस आर्ट को सीख रहा हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्ग लिन फेई से कहता है कि जब मैं अंदर आया तब मैंने खुद देखा कि तुमने उस टेक्निक की किताब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद लिन फेई सॉन्ग से कहता है कि जब पिछली बार मिशन पर हम गए थे तब मैंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इसीलिए मुझे पूरी तरह से परमिशन है कि मैं इसके अंदर आकर 3 पावरफुल पनिशमेंट टेक्निक और 5 एंडिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं उन टेक्निक्स को ढूंढ रहा था तब मेरा हाथ गलती से इस किताब को लग गया, जिसकी वजह से किताब नीचे आकर गिर गई, इसीलिए मैं उठाकर उसे ऊपर रख रहा था। क्या तुमने इससे पहले कभी भी नीचे गिरी हुई किताबों को ऊपर नहीं रखा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को हराना, ये इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ तक कि मैं एनलाइटमेंट जेड सेट की जो एडवांस टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए भी तुम्हारे गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को हरा सकता हूँ। क्या ये चीज मेरी इनोसेंस प्रूव करने के लिए काफी होगी। ये सुनने के बाद सॉन्ग उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जो सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक है वो एनलाइटमेंट जेड सेट की काफी ज्यादा बेसिक टेक्निक है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम 3 पनिशमेंट टेक्निक में से एक टेक्निक को उस बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हरा सकते हो। अगर वो बेसिक टेक्निक किसी भी 3 पनिशमेंट टेक्निक को हरा सकती है तो हम एलाइट डिसाइपल बनने के लिए क्यों लड़े। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो 3 पनिशमेंट टेक्निक्स या फिर 5 टेक्निक्स है उसे सिर्फ जो एलाइट डिसाइपल है वही सीख सकता है। ये सुनने के बाद लिन फेई वहां से जाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करना है तो करो, नहीं तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी सॉन्ग हमारे लिन फेई को रोकते हुए उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पनिशमेंट हॉल में भेजना चाहता था, लेकिन जो कि तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं एक ही मूव के साथ तुम्हें हरा सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही सॉन्ग हमारे लिन फेई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लिन फेई से कहता है कि बस तुम दूसरों को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बुली किया है। ये सुनने के बाद लिन फेई उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों अपने अपने तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं। इतना कहने के बाद सॉन्ग अपने गोस्ट पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिन फेई के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि जो विनर है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। इतना कहने के बाद सॉन्ग अपने किंग स्लेयर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसके पीछे काफी बड़े किंग की इमेज आ जाती है जो कि एनर्जी से बनी हुई होती है। इतना कहने के साथ ही सॉन्ग अपने किंग स्लेयर हमले का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिन फेई के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए हमारे लिन फेई से कहता है कि मैंने अभी किंग स्लेयर का नाम लिया, जिसके सामने की जो सीनियर डिसाइपल्स है यांग जियांग वो भी आने से कतराते हैं। लेकिन जब वो हमारे
हमारे लिनफे की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे लिनफे के चेहरे के ऊपर थोड़ा से भी डर नहीं होता। फिर लिनफे अपनी एनलाइटमेंट जेट पिक का जो बेसिक स्वॉर्ड स्किल है उसका इस्तेमाल करते हुए जो सॉन्ग ने एनर्जी से बनी हुई इमेज तैयार की होती है उसके ऊपर हमला कर देता है, और हमारे लिनफे का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इमेज वहीं पर चकनाचूर हो जाती है। देखने के बाद जो सॉन्ग है वो पूरा सदमे में चला जाता है, और हमारे लिनफे की टेक्निक को देखने के बाद सॉन्ग लिनफे से कहता है कि वो सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक नहीं थी। ये सुनने के बाद लिनफे सॉन्ग से कहता है कि क्या ब्रदर सॉन्ग आपने इसे नहीं सीखा तो आप कैंगजियान में इसे धीरे धीरे कर खुद सीख सकते हैं। अनडाइंग नोबल स्पिरिट वो सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक में से 36 फॉर्म में से एक आती है। ये सुनने के बाद जो सॉन्ग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जो कि ये 3 पनिशमेंट और 5 एंडिंग टेक्निक में से नहीं है, इसीलिए इसे सीखने में मनाही नहीं है। इतना कहने के बाद लिनफे वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर जो सॉन्ग है वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या ये अनडाइंग नोबल स्पिरिट है, तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करता हूँ, तुम देखो। ये सुनने के बाद लिनफे उसे कहता है कि आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये वो नहीं है। सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को हराना ये इतनी भी बड़ी चीज नहीं है जिसे कि हम मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने कैंगजियान जी में जितने भी जीनियसेस थे उनसे मिला था, और मिराकुलस फीट्स को करने के लिए जो सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक थी उसका इस्तेमाल करते थे। घोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को हराना कुछ भी नहीं है। उस समय पर कुछ पागल ऐसे थे जिन्होंने की सेल्फ एडवांसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो हेवनली कैस्टरफोर्ड टेक्निक है उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वो भी वेंजियान सेट के साथ डार्क एबेसिस में गायब हो गए। आखिर डीमन लॉर्ड के साथ मेरे मरने के बाद लाव फॉर वर्ल्ड में आखिर क्या हुआ, शायद मुझे इस प्लेस पर कुछ जानकारियां मिल सकती है। तभी उसकी नजर वहां पर लाव फॉर वर्ल्ड के मैप के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब लिनफे उस मैप को खोलकर उसमें देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये इस तरह से है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो लाव फॉर वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। फिर लिनफे हमें लाव फॉर वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है। जो लाव फॉर वर्ल्ड का नॉर्थर्न रीजन है वहां पर फोबिंग नाम का सी है, लेकिन मुझे याद है कि अगर हम फोबिंग सी को क्रॉस करें तो वहां पर ग्रासलैंड है जो कि एंडलेस नाइट ग्रास से भरी हुई है, जो फोबिंग से लाव फॉर वर्ल्ड के किनारे के कभी भी करीब नहीं था। फिर लिनफे हमें पास्ट के बारे में बताने लगता है। कई लाखों सालों पहले जो नाइट क्लैन होते हैं वो अपने मोस्ट इलाइट मेंबर को चुनते हैं जो कि वेंजियान सेट में जाकर स्टडी कर सकता है। वो 10 सालों बाद जो ग्रासलैंड है एंडलेस नाइट के वहां पर रिटर्न आते हैं। उस समय जब मैं कैंगजियान सेट में था तब एक नाइट क्लैन का आदमी था जिसके के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी, लेकिन बाद में मैंने ऐसा सुना कि वो नाइट क्लैन का नया रूलर बन चुका है, और ग्रासलैंड को पास करने के बाद वहां पर एक फेमस विंटरलेस सिटी है। और मैंने ऐसा सुना है कि विंटरलेस सिटी ऐसी सिटी है जहां पर स्वॉर्ड्समैन रहते थे जिन्होंने कि सिर्फ एक ही हिट के साथ जो नीदर किंग था उसे हरा दिया था। लेकिन मुझे अभी ये आइडिया नहीं है कि आखिर उन स्वॉर्ड्समैन के साथ क्या हुआ। लेकिन 10 सालों बाद जो ये लाव फॉर वर्ल्ड है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब मुझे एनलाइटमेंट जेट पिक पर वापस जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद लिनफे एनलाइटमेंट जेट पिक की तरफ जाने लगता है। फिर हमें पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आ जाने के बाद लिनफे अपने आप को देखते हुए कहता है कि जो कि मैं अब जिंदा हूँ। अब जो कि मैंने पिछली जिंदगी में जो पूरा नहीं किया था उसे अब मुझे इस जिंदगी में पूरा करना चाहिए। इतना कहने के बाद लिनफे उस बॉडी का जो कल्टीवेशन बेस है उसे चेक करने लगता है। जब वो उस कल्टीवेशन बेस को चेक करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का बेस होता है, जिसे देखने के बाद लिनफे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मेरे साथ ये मजाक हो रहा है। फिर लिनफे हमसे कहता है कि 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक एक ऐसी फिलोसफी बेस है जहाँ पर आप उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काउंटलेस टेक्निक्स बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा सकता है। अगर सिंपल भाषा में मैं आपसे कहूँ, अगर आपने किसी डिसाइपल को स्पार मैच करने के लिए तैयार किया और आपने अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अनगिनत टेक्निक से उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उस डिसाइपल को आपके हमले में सिर्फ एक ही स्वॉर्ड टेक्निक दिखाई देगी जिसे कि उसे काउंटर करना होगा। लेकिन जो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो जितने ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक्स को मास्टर करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, और जितने ज्यादा वो लर्न करेगा उतना ही उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता जाएगा। वो अपने बॉडी को एक भट्टी की तरह इस्तेमाल करते हुए वो कई सारी टेक्निक्स को एक टेक्निक में कंप्रेस करते हुए जो उसकी ओरिजिनल टेक्निक है उसे भी सरपास करके एक नई टेक्निक्स को बना सकता है। ये इतना भी खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टेक्निक सीखना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बेसिक टेक्निक में मास्टर होने के लिए कम से कम 1 महीना ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर लिनफे चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को सीखने के लिए कम से कम साल नहीं डिकेड्स लगेंगे। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला स्वॉर्ड्समैन है उसके लिए भी वक्त कम पड़ जाएगा इतने सारी टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए। लेकिन अब मैं इसके ऊपर रिग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे चेंज करने के लिए काफी ज्यादा समय हो चुका है। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी लिनफे कहता है कि सचमुच में मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सारी चीजें जिसे कि मैं पिछली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाया था वो इस जिंदगी को काफी आसान बना देंगी। पिछली जिंदगी में मैंने जॉन बिंग डोंग के अंदर कुछ आइटम्स को छुपा के रखा था। 10,000 शॉर्ट टेक्निक के साथ बाकी सारी जो शॉर्ट टेक्निक है उसे सीखने की
जो कठिनाइयां है उसे दूर करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। यहाँ तक कि जो 10,000 शॉट टेक्निक है उसे भी मुझे पूरी तरह से चेंज करने का भी एक मौका मिलेगा। लेकिन अगर मुझे जुआंग बिंगडोंग में वापस जाना है तो मुझे एक बहाना चाहिए होगा, मुझे जल्दी करनी होगी और मुझे एक योजना बनानी होगी ताकि मास्टर मुझे जाने दे। लेकिन तभी हमारे लिन फाई को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैंने इतने भी ज्यादा दारू नहीं पी है, तुम लोग जल्दी से सिस्टर क्यू को मेरे साथ दारू पिलाने के लिए बाहर बुला के आओ। ये सुनने के बाद उस आदमी के जो साथी है वो काफी ज्यादा डर जाते और उससे कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा दारू पी है, क्यों ना हम तुम्हें वापस लेकर जाकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ दे ताकि तुम कुछ देर के लिए आराम कर पाओ। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि क्या आराम करो, नहीं मुझे जो सिस्टर क्यू है उसके साथ थोड़ी देर के लिए वाइन पीनी है, जल्दी से उसे बाहर लेकर आओ। क्या तुम मेरी सिस्टर क्यू के साथ जो रोमांटिक इवनिंग है उसे इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो? सिस्टर क्यू को पता होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा आकर्षक हूँ, आखिरकार हर कोई मेरे सुंदर चेहरे को जानता है। शायद वो जानती है कि मैं उसे ड्रिंक करने के लिए पूछने के लिए आने वाला हूँ, इसीलिए वो सीक्रेटली अपना मेकअप कर रही होगी। इतना कहने के बाद वो चिल्लाते हुए उनके साथियों से कहता है कि जल्दी से जाकर उसे बाहर लेकर आओ। उसे देखने के बाद लिन फे कहता है कि ये तो जांग जियान चेंज है जो कि टियांग मैनर का यंग मास्टर है। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा कमीना और काफी ठरकी किस्म का आदमी है और वही अभी या बाद में उसके फैमिली का जो डाउनफॉल है उसका कारण बनेगा। और वो जिस बारे में बात करे वो हमारी एनलाइटमेंट जेड पिक की एक फेर है जिसके के पास मून एसेंस फिजिक है और इस तरह के जीनियस वेंजियान सेक्ट में हर 100 सालों के बाद ही देखने को मिलते हैं। पिछले साल जब वेंजियान सेक्ट में वो आई थी तभी से वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, यहाँ तक कि जो वेंजियान सेक्ट के एल्डर्स थे वो भी आपस में लड़ने लगे कि आखिर वो किसकी डिसाइपल बनेगी। लेकिन वेंजियान सेक्ट का जो बिशप है उसने बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई को रोक लिया और फेयर तरीके से वो किसी को डिसाइड करे, इसीलिए जो बिशप है उसने उसे अलॉयड पिक पर भेज दिया। इस तरह से उसने अपने मून एसेंस फिजिक का इस्तेमाल करते हुए वेंजियान सेट के जितने भी एल्डर्स है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। लेकिन कुछ स्टबर्स एल्डर्स की वजह से उसे अलॉयड पिक के अंदर भेजा गया और उसके कुछ गधे फैन ग्रुप ने उसे अलॉयड फेरे का नाम दिया। फिर हमें लिन फे को दिखाया जाता है जिससे कि अभी भी उस जांग की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उस आवाज को सुनने के बाद हमारे लिन फे के दिमाग के अंदर एक काफी डरावना प्लान आ जाता है और कहता है कि मैं अभी भी जुआन बिंगडोंग की तरफ जाने का एक रास्ता ढूंढ ही रहा था, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो चलकर मेरे पास आई है, क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लूं। इतना कहने के बाद लिन फे अपने रूम से बाहर निकलकर उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मैं अंदर सो रहा था। लेकिन तभी उन्हीं में से एक डिसाइपल की नजर हमारे लिन पाई के ऊपर पड़ जाती है जो कि हमारे लिन फे को जानता था, इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम उस आदमी को नहीं जानते, वो टियान मैनर का यंग मास्टर है, क्या तुम्हें पता चल गया कि आखिर मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता था। लेकिन हमारे लिन फे तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो ब्रदर जांग हो या फिर ब्रदर दांग, तुम आकर यहाँ पर इतनी रात को हंगामा क्यों कर रहे हो। हमारे लिन फे को इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो ब्रदर जांग है वो उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जरा ध्यान से मेरी तरफ देखो, मैं टियान मैनर का यंग मास्टर हूँ और मैं तुम्हें बता दो आज मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर क्यों है उसे ड्रिंक के लिए पूछने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारा कोई काम यहाँ पर नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से चले नहीं गए तो रूड बनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन इतना कहने के बावजूद हमारे लिन फे वहां से नहीं हटता। ये देखने के बाद जो जांग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिन फे को चाटा मारते हुए उससे कहता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही गट्स है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इस माउंटेन से धक्का मारते हुए बाहर निकाल दो। ये सुनने के बाद जो लिन फे वो मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो जांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मार खाने के बावजूद वो हंस रहा है, कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। फिर लिन फे मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई मुझे इस पहाड़ से धक्के मारकर निकालने के लिए कह रहा है। इतना कहने के बाद लिन फे सबसे पहले जांग को एक चाटा मारता है, फिर काफी ज्यादा पावरफुल किक मारता है जिसकी वजह से जो जांग है काफी ज्यादा दूर उड़कर गिर जाता है। उसे अपने आप को इस तरह से मारता हुआ देखकर जांग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने सचमुच में मुझे लात मारी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए हमें लिन फे से कहता है कि मैं टियान मैनर का मास्टर और मेरे जो फादर है वो जांग जीरान है, तुमने आज मुझे जो किक मारे उसे मैं सूद समेत 100 गुना तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन तभी हमारा एक और काफी जोरदार लात उसे मार देता है जिसके वजह से जो जांग है वो फिर से उड़ता हुआ काफी जाकर दूर गिर जाता है। लेकिन उस लात को खाने के बाद जो जांग है उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और हमारे लिन फे से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद लिन फे काफी डरावने अंदाज में उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें इस माउंटेन से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा हूँ। हमारे लिन फे को जांग को इस तरह से मारता हुआ देखकर जो जांग के साथ जो डिसाइपल्स आए होते हैं वह हमारे लिन फे को समझाते हुए उसे कहते हैं कि ब्रदर इस तरह से गुस्सा मत करो, चलो बैठकर बात को सुलझाते हैं, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, आज जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जो ब्रदर जांग है वो फिर से तुम्हें कभी भी ऑफेंस नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जांग हमारे लिन फे से कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा उधर रहता हूँ, इस तरह के छोटे से मामले पर मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं होगा। लेकिन तभी हमारा जांग फिर से उसे एक चाटा मार देता है। फिर लिन फे हमारे जांग के दोनों टांगों को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जांग कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो लिन फे से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। लेकिन तभी हमारे लिन फे उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी जांग चिल्लाते हुए हमारे लिन फे
लिनफे से कहता है कि जो तियानमेनर है वो इसे कभी भी नहीं भूलेगा। और इसी के साथ ही जो जांग है वो काफी तेजी के साथ आकर जमीन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी धुआं धुआं हो जाता है। ये देखने के बाद उसके साथ जो आए हुए दोनों डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ जो लिनफे को जानता था वो डिसाइपल हमारे लिनफे से कहता है कि तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ चुके हो, तुम छोटे से गुस्से के लिए तुमने अपने पूरे के पूरे फ्यूचर को तबाह कर दिया है। ये सुनने के बाद लिनफे उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन बाहर के इतने ज्यादा शोर शराबे की वजह से हमारे लिनफे के जो मास्टर है वो उठ जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं। उसे देखने के बाद जो लिनफे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमारे लिनफे के मास्टर की नजर जांग के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन तभी हमारे लिनफे के मास्टर की नजर जांग के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जो लिनफे के मास्टर है उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए लिनफे से कहते हैं कि डिसाइपल क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है, मुझे उधार दे दो, मैं बाद में तुम्हें इसे लौटा दूंगा। ये सुनने के बाद लिनफे उसके मास्टर से कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बचे नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो कल दोपहर को आपने मुझसे ले लिए थे। ये सुनने के बाद मास्टर एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए लिनफे से कहते हैं कि क्या सचमुच में मैंने ऐसा किया। फिर लिनफे के मास्टर लिनफे से कहते हैं कि तुमने अभी जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो तियानमेनर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम सचमुच में उनसे उलझते हैं तो शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे तुम्हें थोड़े दिनों के लिए पहाड़ के नीचे भेजना होगा ताकि तुम वहां पर छुप सको। एक ऐसा रहा। ये सुनने के बाद लिनफे उसके मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं बस इतना कहता हूँ कि भले मैं इस माउंटेन को छोड़कर नीचे जाओ और वहां पर जाकर छुप जाओ, लेकिन जो तियानमेनर है वो कभी भी वेनजियान सेठ को इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। जो बिशप है जरूर आपको डांटेंगे, लेकिन नहीं रुको, अगर मास्टर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करने का निर्णय लेता है तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपने सही कहा, आपका जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से फ्लॉलेस है। इतना कहने के बाद लिनफे रोते हुए उसके मास्टर से कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं जल्द वापस नहीं आऊंगा, अगर मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा तो आपको पैसे कौन देगा। ये सुनने के बाद लिनफे के मास्टर उससे कहते हैं कि इस महीने की जो तुम्हारी तनख्वाह है उसे मेरे पास जमा कर दो। तुम्हारा जो मास्टर है वो अभी वेपन रिफाइनमेंट के मेथड है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच चुकी है, इसीलिए उसे पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन मुझे वो चाहिए, वो बहुत बड़ी सी जीत। हालांकि जो जांग तियान के फादर है उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए जो बिशप है वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजरना होगा। ये सुनने के बाद लिनफे उसके मास्टर से कहता है कि मैं जो जुआन बिंग डोंग है उसके काफी ज्यादा करीब रहूंगा। जब मेरे पीछे पड़े हुए जो लोग वहां से चले जाएंगे तो जो बिशप है वो मुझे वापस लेकर आ सकते हैं। मास्टर आपके हाथ में जो लैंटर्न है उसे मुझे एक रिमाइंड के तौर पर रखने दो। ये सुनने के बाद उसके भी मास्टर लिनफे को डैमेज लैंटर्न दे देते हैं और जब तुम्हारे पीछे पड़े हुए लोग वहां से चले जाएंगे तो हेवन लॉपिक के जो लोग हैं वो तुम्हें वापस से लेकर आ जाने के लिए आएंगे। इतना कहने के बाद किसी तरह सिग्नल को आसमान में भेज देते हैं। उस सिग्नल को आसमान में भेजने के बाद जो लिनफे के मास्टर है वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर जो सॉन्ग है वो पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद सॉन्ग हमारे लिनफे से कहता है कि ऐसा लगता है कि जो रिट्रीब्यूशन है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सेल्फ एडवर्समेंट टेक्निक घोस्ट पनिशमेंट टेक्निक को हरा सकती है। आखिर तुम इस तरह के झूठ कैसे बोल सकते हो। मैं सचमुच में बहुत ही बड़ा गधा हूँ जिसने की पूरी दोपहर को पढ़ाई में बिता दी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतने जल्दी मिल जाएंगे। उसे वहां पर देखने के बाद जो लिनफे वो कहता है कि ब्रदर सॉन्ग ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है। ये सुनने के बाद सॉन्ग भी उसे कहता है कि हाँ ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर सॉन्ग लिनफे से कहता है कि आपके सामान पैक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जुआंग बिंग जैसी एक डरावनी जगह पर कोई नहीं जाना चाहता, आखिरकार मैं तुम्हें डरता हुआ देखूंगा। ये सुनने के बाद लिनफे सॉन्ग से कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, पैक करने के लायक कुछ भी नहीं है, इसीलिए चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि तुम अभी भी शांत रहने की एक्टिंग कर रहे हो। हमारे लौटने के बाद मैं जुआंग बिंग डोंग में तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम करूंगा। फिर मैं तुम्हें दिन में 3 बार सजा दूंगा जब तक कि तुम मुझे देखकर रोने न लग जाओ। फिर वहां से सीन चेंज होकर में बर्फीला पहाड़ दिखाया जाता है। वहीं पर जुआंग बिंग डोंग के होते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो सॉन्ग है वो हमारे लिनफे से कहती है कि यहाँ पर का नजारा कैसा है। ये सुनने के बाद लिनफे उसे कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमें सॉन्ग और लिनफे को दिखाया जाता है जो कि उस केव के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सॉन्ग मुस्कुराते हुए लिनफे से कहता है कि क्या तुम अब भी अपने मिस्टेक को एडमिट नहीं करोगे। फिर हमें उस दरवाजे के ऊपर 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे सॉन्ग को काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वो हमारे सॉन्ग को काफी अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं। फिर सॉन्ग उन्हें हमारे लिनफे की तरफ दिखाते हुए उनसे कहता है कि इसका नाम लिनफे है जो कि अलाइट पिक से आया है। बिशप ने इसे पर्सनली यहाँ पर भेजा है क्योंकि इसने जो तियानमेनर है उसके यंग मास्टर को पीटा था, इसीलिए आप इसे काफी अच्छी तरह से ट्रीट करिएगा। जो सुनने के बाद वो दोनों गार्ड्स पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। फिर वो सॉन्ग से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम इस ब्रदर लिनफे की काफी अच्छी तरह से केयर करेंगे। फिर सॉन्ग लिनफे से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद जो सॉन्ग है वो वहां से चला जाता है। सॉन्ग
सॉन्ग के वहां से जाने के बाद उनमें से एक गार्ड हमारे लिनफे से कहता है कि तुम यहाँ पर के रूल्स को नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले रूल्स बताता हूँ। यहाँ से भागना मना है, अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो तो यहाँ पर का सबसे बड़ा वायलेशन माना जाएगा। और इसी के साथ ही तुम्हें यहाँ पर फ्री में कुछ भी खाने को या पीने को नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ खाना पीना है तो उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। मैं तुम्हें हर मोमेंट पर एक काम देता रहूंगा, अगर तुमने उस काम को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें खाली पेट ही बैठकर कल्टीवेट करना होगा। ये सुनने के बाद लिनफे उसे कहता है कि आखिर मुझे किस तरह का काम यहाँ पर करना होगा। ये सुनने के बाद ओगार्ड हमारे लिनफे से कहता है कि फिर ओगार्ड हमारे लिनफे से कहता है कि जो इन रिवर है वहाँ पर कुछ दिनों से काफी ज्यादा डीमंस अपीयर हो रहे हैं और जो कि हम आउटर डिसाइपल है, जिसके वजह से हम उसका कोई भी मैच नहीं। इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा था कि जो ब्रदर लिन है वो जाकर वहाँ पर के जितने भी डीमंस है उन्हें मारेंगे। 10 डीमंस को अगर आपने मार डाला तो 10 डीमन के बदले तुम्हें एक दिन का खाना मिलेगा। ये सुनने के बाद लिनफे भी उन डीमंस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनने के बाद ओगार्ड हमारे लिनफे से कहता है कि एक दिन के खाने के बदले तुम्हें 10 डीमंस के जो क्लॉज है वो यहाँ पर लाकर एक्सचेंज करने होंगे। इतना कहने के बाद दोनों गार्ड्स हमारे लिनफे के लिए उसके ऊपर दरवाजा खोल देते हैं। उस दरवाजे को खुलता हुआ देखकर लिनफे भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में उन्हें गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर पार्टी कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक हम टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तब तक जो ब्रदर सॉन्ग है वो हमें 1 साल के अंदर इस हेल से बाहर निकाल लेंगे। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि लेकिन जो लिनफे है वो इनर डिसाइपल है और आपने उसे इन रिवर के पास भेजा है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो जो सेक्ट है वो हमें ब्लेम करेगा, तब हम क्या करेंगे। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि चाहे वो इनर डिसाइपल हो या कुछ हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तो उसे सबक सिखाने के लिए और बहुत कुछ करने वाला हूँ और उसे भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर का बॉस कौन है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में लिनफे को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ जाने के बाद कहता है कि मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, हालांकि मैं इस समय पर एक कैदी हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पास एक मॉर्टल बॉडी थी। जब मैं डार्क एबेसिस के सामने गया तो मैं गिन नहीं सकता कि निराशा की किस हद तक मेरा कितनी बार शिकार किया गया। उनमें से कई बार तो मैं सिर्फ केवल जुआंगबिंग डोंग से ही बचकर जिंदा रहने में कामयाब रहा। मैं उस अंडरग्राउंड इन रिवर से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ। जब तक कि मैं मास्टर से छीने हुए इस लैंटर्न को ठीक करता हूँ तब तक जो इन रिवर के डीमंस है उनका सामना करने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो जुआंगबिंग डोंग है वो हेल के एक सेक्लूजन प्लेस पर पैदा हुआ था। इसके अंदर काफी ज्यादा इन एनर्जी है और अर्थ के ऊपर ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस में से एक आता है। और जो जुआंगबिंग डोंग के जो डीमंस है वो हेल की जो डेडली क्यूआ है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर जो डेडली गैस है वो रिलीजियस टूल और आर्टिकल्स को रिफाइन करने में मदद करते हैं। मैं इस डेडली गैस का इस्तेमाल करते हुए जो ब्रोकन लैंटर्न है उसे ठीक कर सकता हूँ और यहाँ पर का जो हाई ग्रेड इन एसेंस है उसे मैं रिलीजियस टूल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरह के फाइटिंग स्ट्रेंथ जो होते हैं वो मॉन्क्स के अंदर होते हैं, जो कि युआन लेवल के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर कल्टीवेट करते हैं, वो भी रिलीजियस टूल का इस्तेमाल करते हुए। उन डीमंस को काबू में करने के मेरे पास 50% चांसेस है। फिर लिन पे ठंडी में कराते हुए कहता है कि इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन ये जो जगह है वो अभी भी इतनी ही ठंडी है। इतना कहने के बाद लिनफे और भी ज्यादा उस केव के अंदर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि ये जो हेल का क्यूआई होता है वो पॉइजनस होता है। अगर अपने कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी और भी ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे तो कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो लिनफे है वो इन रिवर के पास पहुंच जाता है और जैसे हमारा लिनफे उस इन रिवर के पास पहुंच जाता है वैसे उस रिवर में से एक मॉनिटर नाम का जो डेमन है वो बाहर निकल के आता है। फिर वो डेमन हमारे लिनफे की तरफ देखते हुए एक जोरदार रोर लगाता है। उसे रोर लगाता हुआ देखकर लिनफे मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे कि भूख लगी है। फिर हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि उस इन रिवर के पानी का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिनफे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे लिनफे छलांग लगाते हुए उसके उस हमले से बच जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकालते हुए ऑस्पिशियस ओमेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन जो लिनफे वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो डेमन उस हमले से काफी आसानी से बच चुका होता है और वो डेमन उस इन रिवर के अंदर से काफी तेजी के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो लिनफे वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद लिनफे फिर से अपने स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर से उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है और इस बार जो डेमन है वो हमारे लिनफे के हमले की वजह से मारा जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे लिनफे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जो एसपीएस ओमेन है वो सबसे टफेस्ट एंग स्वॉर्ड स्टाइल है जो कि जो इन रिवर में रहने वाले डेमंस है उनका सबसे बड़ा एनिमी है। इतना कहने के बाद लिनफे उसको क्लॉस को इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस डेमन के कोर के ऊपर पड़ जाती है। उस कोर को दिखने के बाद जो लिनफे वो अपनी शॉर्ट क्यूए का इस्तेमाल करते हुए उस कोर को उस डेमन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। उसे देखने के बाद जो लिनफे वो कहता है कि जो मिनेटर होता है वो डेमन फुट सोल्जर होते हैं। अगर एक ह्यूमन के कल्टीवेशन के स्टेज के तौर पर इसे देखा जाए तो इसका जो डेमन कोर है वो काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन जो डेमन कोर है वो इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 डेमन कोर एक सिंगल स्पिरिट स्टोन के बराबर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो डेमन कोर है इसके अंदर
डेथ क्यूआई है जो रिलीजियस टूल है उसे डिसमेंटल करने के काम आती है। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, एक ऐसा डीमन कोर जो कि इनक्रेडिबली हेल के डेथ क्यूआई से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कहूँ तो एक मामूली से मिनीटोर के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अगर मैं इस हेल्स डेथ क्यूआई को जेड बॉटल के अंदर डालूं तो मैं सिर्फ उस डेथ क्यूआई को हेल एलिक्सर में कन्वर्ट होने का सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डेथ क्यूआई को एलिक्सर में बदलना चाहता हूँ तो इतनी डेथ क्यूआई काफी नहीं होगी। लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन रिवर के पास काफी ज्यादा डीमंस है। लगभग 8-10 दिनों के बाद मैं कम से कम एक हेल एलिक्सर की ड्रॉप तो बना ही लूंगा और जब समय आएगा तब इसे खराब हुए रिलीजियस टूल को अलग करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर से उस इन रिवर के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लिन फेयो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उस इन रिवर के अंदर से फिर से एक डीमन बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद जो लिन फेयो काफी बेडास अंदाज में कहता है कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारे कॉमरेड है उसके ब्लड के सेंट की वजह से यहाँ पर खींचे चले आए हो। मुझे नहीं पता कि इस बड़े साथी ने आखिर कितनी डेथ क्यूआई को अपने अंदर गैदर करके रखा होगा। फिर वहां से सीन चेंज होगा, मैं उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इन रिवर की तरफ बढ़ रहा होता है और बढ़ते हुए कहता है कि मुझे अब बस उस लड़के का रोता हुआ चेहरा देखना है जिसे कि उन डीमंस ने डराया होगा। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही डिसाइपल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं में से एक डिसाइपल पहले वाले डिसाइपल से कहता है कि ये जो इनर डिसाइपल है उसे बिशप ने पर्सनली यहाँ पर भेजा है क्योंकि उसने तियान मेनर का जो यंग मास्टर है उसे पीटा था। ये सुनने के बाद वही डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि इस नॉर्थ रिलम में सब कोई जानता है कि जो मास्टर जांग है वो सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करते हैं। इस बार जो लिन युआन है उसने अपने लिए काफी सारी मुसीबतों को खड़ी कर लिया है। इस इनर डिसाइपल को तो साइड में ही रखो, यहाँ पर का जो डायरेक्ट डिसाइपल है वो भी कभी जुआंग बिंग डोंग से जिंदा वापस आने की सोच भी नहीं सकता। अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो हमें बैकअप करने के लिए ब्रदर सॉन्ग है, इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो। और अगर तुम दोनों मेरी ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं सिर्फ लिन फेई को टॉर्चर करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम दोनों बाकी की चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनने के बाद वो दोनों डिसाइपल उस डिसाइपल की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब समय आएगा तब हमें सिर्फ ब्रदर सॉन्ग की कुछ अच्छी सी बातों का ही जरूरत पड़ेगी, तब हम इस हेल से बाहर निकल पाएंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी हमें उस डिसाइपल का नाम पता चलता है। उस डिसाइपल का नाम सू होता है, इसीलिए अब से मैं उस डिसाइपल को सू ही कहकर पुकारूंगा। फिर वो दोनों डिसाइपल हमारे सू से कहते हैं कि आपका प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए आपके प्लान को 10 में से 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद सू उन दोनों डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं अभी इन रिवर के पास पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद सू वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि जब तक हम ब्रदर सॉन्ग को खुश रखेंगे तब तक यहाँ से निकलने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। सिर्फ जोंग डिंग बिंग से बाहर जाना ये तो छोटी सी बात है, मैं तो शायद इनर सेक्ट में भी ज्वाइन हो सकता हूँ। फिर सो हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। फैमिली के ऑब्जेक्शन के बिना वेंजियान सेक्ट में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं कभी भी अपने फाउंडेशन को नहीं बना पाया, जिसकी वजह से मैं जोंग बिन डोंग को छोड़कर नहीं जा सकता। जो स्वॉर्ड के सहारे जीते उनके नजरों में मैं हमेशा एक कूड़ा कचरा रहूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि इन रिवर के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसे लिन फेई नहीं दिखाई देता। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या कुछ उसके साथ गलत तो नहीं हुआ है ना। लेकिन तभी उसके पीछे से एक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे देखने के बाद सू कहता है कि ये तो विंग डीमन सरपंट है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पर एक सरपंच से मिलने जा रहा हूँ तो मैं अपनी जान बचाने के लिए इन रिवर के पास कभी भी नहीं आता। आज मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे बस नशे में धुत होकर बिस्तर पर चले जाना चाहिए था। आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया। अब मेरा सामना विंग डीमन सरपंच से होने वाला है, सब खत्म हो चुका है। इतना कहने के बाद हमें वहाँ पर ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या मैं मरा नहीं, लेकिन मैंने खुद को आजाद करने का मौका पाने के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है और सू से कहता है कि तुम कब तक वहाँ पर पड़े रहने वाले हो। ये सुनने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर लिन फेई होता है। फिर वो खड़े होते हुए उस सरपंच की तरफ देखता है तो वो सरपंच वहीं पर मरा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सू लिन फेई से कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो अभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर हो, आखिर तुम उस सरपंच को कैसे मार सकते हो। एक विंड डीमन सरपंच एक फुट सोल्जर होता है, लेकिन उसकी जो फाइटिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से कोई फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का पर्सन उसे नहीं हरा सकता। आखिर उसने एक हमले में इसको कैसे मार डाला। लेकिन तभी उसकी नजर हमारे लिन फेई के तलवार के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो रिलीजियस टूल है। उस स्वॉर्ड से जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि वो इन क्लास या फिर उसी के जैसा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उस तलवार को उससे छीनना होगा। इतना कहने के बाद वो हमारे लिन फेई के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन का इस्तेमाल करते हुए अपने फेलो डिसाइपल के ऊपर हमला करने की, तुम्हें कुछ ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। ये सुनने के बाद लिन फेई उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर सू के नजरों में एक हमले के साथ उस विंग सरपंच को हरा
आना कोई बड़ी बात नहीं, आपकी तो नजर मेरे स्वॉर्ड के ऊपर है, जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ट्रेजर है। ये सुनने के बाद सू उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक रिलीजियस टूल है जिसकी वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। एक गॉड डिसाइपल को मारना काफी ज्यादा सीरियस क्राइम है, अगर तुम उस तलवार को मुझे सौंप देते हो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद जो लिन फेई है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मुझे पता था ये बिल्कुल ऐसा ही करेगा। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से मुझे एक रिलीजियस टूल मिलेगा। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका कि मैं इंतजार कर रहा था। कुछ समय पहले एक आउटर डिसाइपल था जिसका कि नाम लाओ यूजेन था और उसे एक रिलीजियस टूल मिला था जिसके वजह से वेंजेंस में जितने भी एल्डर है उनका अटेंशन उसकी तरफ चला गया और वो एक डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। अगर मेरा समय अच्छा रहा तो मैं दूसरा लाओ यूजेन बन जाऊंगा। लेकिन हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर सू उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक कि तुम मेरे साथ अच्छा सा बिहेव करते हो तब तक मैं आपके लिए काफी अच्छे से बातें करूंगा और जब तक तुम यहाँ से जाते नहीं तब तक तुम्हें सेफ रखूंगा। ये सुनने के बाद लिन फेई वहां से जाते हुए सू से कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। ये सुनने के बाद लिन फेई उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, हम पहले यहाँ से चलते हैं। लेकिन जब वो वहां से जा रहे होते तभी उनके सामने ग्रीन कलर का फॉग आ जाता है और उस फॉग में से एक डीमन स्पिरिट बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो लिन फेई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जो सू है मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ पर आए हो, ये इन रैंक का जो रिलीजियस टूल है उसे टेस्ट करने का काफी अच्छा समय है। इतना कहने के बाद हमारे लिन फेई से कहता है कि ब्रदर लिन, अगर तुम इससे डर रहे हो तो थोड़ा सा पीछे हटो, मैं इसे अभी निपट कर वापस आता हूँ। उसे इस तरह से कहता हुआ देखकर वो डीमन स्पिरिट भी हमारी सू को इशारा करते हुए उसे अपने ऊपर हमला करने के लिए बुलाने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सू उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या मेरे हाथ में क्या है, ये इन रैंक का रिलीजियस टूल है, जब तक मैं इसके अंदर कोर एनर्जी डालता हूँ तब तक ये एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें सिर्फ एक हमले में मार डालूंगा। इतना कहने के बाद जो सू है वो उस डीमन स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और वो अपने तलवार में स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो डीमन काफी आसानी से उसके हमले को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये देखने के बाद जो सू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो डीमन हमारे सू को चिढ़ाने लगता है। उसे इस तरह से चिढ़ाता हुआ देखकर जो सू है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह का एक्ट करने की। इतना कहने के बाद सू फिर से उस डीमन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इस बार वो डीमन काफी आसानी से सू की तलवार को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरी ये तलवार मेरी कोर एनर्जी के साथ रेजोनेट क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी वो डीमन सू के हाथों से इस तलवार को छीनते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और सू को जल्दी से उसके सर से पकड़ते हुए उसे जमीन पर लेटा देता है। उस डीमन को इस तरह से करता हुआ देखकर सू जल्दी से उस तलवार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हमें सू की नजर उस तलवार के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन सू जैसे उस तलवार को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन हमारे सू के हाथों पर वो पैर रख देता है और काफी जोर जोर से दबाने लगता है। फिर वो डीमन हमारे सू को सीधा करता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सू उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि ठरकियों की तरह हमारे सू की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो डीमन हमारे सू के कपड़े फाड़ने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सू और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी लिन फेई हमसे कहता है कि जो डीमन स्पिरिट होते हैं उनको जो ह्यूमन हार्ट है वो खाना काफी ज्यादा पसंद है। वो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट को उसके बॉडी से बाहर निकालकर उसे रोस्ट करके खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें सू को दिखाया जाता है, उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि वो डीमन उसकी इज्जत लूटने वाला है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए हमारे लिन फेई से कहता है कि ब्रदर लिन जल्दी से आकर मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए। लेकिन हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक डरावनी हंसी हंसते हुए सू के अंदर से उसका दिल बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। फिर वो डीमन अपने हाथ को धीरे धीरे हमारे सू के बॉडी की तरफ लेकर जाने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर सू और भी ज्यादा डरने लगता है और लिन फेई से मदद मांगने लगता है। उसे इस तरह से मदद मांगता हुआ देखकर जो लिन फेई है वो सू से कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि मैं एक बाजू में खड़ा रहूं और आप इसे संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद सू रोते हुए लिन फेई से कहता है कि उस समय में गलत था, प्लीज आकर मुझे बचाओ। हमें सू को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन की वजह से काफी ज्यादा डर चुका होता है। लेकिन तभी पीछे से लिन फेई आकर उस डीमन के ऊपर हमला कर उस डीमन को वहीं पर जान से मार देता है और वो डीमन सीधा आकर लिन फेई के ऊपर पड़ जाता है, जिसके वजह से लिन फेई के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। उसे इस तरह से नीचे गिरा हुआ देखकर लिन फेई उससे कहता है कि अगर तुम जल्दी से उठकर अपने घावों पर मलहम पट्टी नहीं लगाते तो तुम जो डीमन स्पिरिट है उसके पूरे को पूरे जीवन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ये सुनने के बाद सू काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। तभी हमें लिन फेई को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाने लगता है और जाते हुए सू से कहता है कि मुझे अचानक इतनी मेहनत किए बिना डेमंस को कैसा मारना है उसका एक काफी अच्छा सा तरीका मिल चुका है। इतना कहने के बाद लिन फेई सू से कहता है कि तुम इसी नदी के किनारे खड़े रहो, यहाँ से हिलना मत। ये सुनने के बाद लिन फेई से कहता है कि तुम तो मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाले हो, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिन फेई उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अकेले यहाँ से जा सकते हो। वे सब कह रहे होते कि तभी एक पल में जो इन रिवर है उसमें काफी बड़ी लहर उठ गई। उस लहर के अंदर अचानक से कई 100 मीटर
वाला एक जानवर रिवील हो गया। उस डीमन बीस्ट को देखने के बाद जसू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने डीमन बॉस को समन किया है। फिर हमें उनके सामने काफी बड़े डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी तरह से उनके तरफ देखकर रोर करने लगता है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।